हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन गुरु में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। दोस्तों, आपने 9th क्लास में भी वास्तविक संख्या या संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मेरे 9th क्लास का जो वीडियो है फर्स्ट चैप्टर का ज़रूर देखना। दोस्तों, तो चलिए आज का ये जो चैप्टर है रियल नंबर, उसके बारे में हम शुरू करते हैं। दोस्तों, वास्तविक संख्या क्या होता है? तो परिमेय और अपरिमेय संख्या, जो परिमेय और अपरिमेय संख्या होते हैं उनके समूह को, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों जो होते हैं ये वास्तविक संख्या कहलाते हैं। इसे r द्वारा निरूपित किया जाता है, जैसे -5, -7/2, 2, 9/5। ये सारे क्या है? रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। उस तरीके से अपरिमेय संख्या हमारा √2, 3√5। तो ये सारे दोस्तों हमारे वास्तविक संख्या कहलाएंगे। अब दोस्तों, वास्तविक संख्या जो है इसको दो भागों में बांटा गया, परिमेय और अपरिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। दोस्तों, आगे हमें रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों, रेशनल नंबर को Q द्वारा डिनोट किया जाता है और इरेशनल नंबर को I द्वारा। तो रेशनल नंबर परिमेय संख्या क्या होता है? दोस्तों, आपने 9th में पढ़ा होगा कि जिस संख्या को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ Q 0 के बराबर ना हो और P और Q कोई पूर्णांक संख्या हो, तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, तो उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, परिमेय संख्या को आगे आपको जो चैप्टर आगे आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें आपको पढ़ना है दशमलव प्रसार के बारे में। तो आपने 9th में दशमलव के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है। तो परिमेय संख्या को दशमलव के आधार पर अगर बांटे तो दो प्रकार में बांटा गया है, शांत दशमलव और अशांत आवृत्ति दशमलव। दोस्तों, शांत दशमलव क्या होता है? शांत दशमलव जैसे आप अगर P/Q के फॉर्म में कोई नंबर देखते हो और उसका जो नीचे वाला यानी हर जो है 2 के पावर के रूप में हो, 5 के पावर के रूप में हो, या 2 और 5 दोनों के पावर के फॉर्म में हो, तो ऐसी संख्या दोस्तों हमारे शांत दशमलव होती है। और ऐसी संख्या जिसके नीचे यानी हर जो है 2, 5 या 2 और 5 दोनों के पावर का ना हो, यानी मल्टीपल का ना हो, तो ऐसी संख्या जो होती है अशांत आवृत्ति दशमलव होती हैं। तो जैसे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे 2/3 है, 4/7 है, 7/6 है। इनमें 2 इसमें 2 या 5 दोनों में से कोई भी नहीं, इसमें 2 और 5 दोनों में से नहीं है, इसमें 2 है। बट दोस्तों, 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं आना चाहिए। तो इसमें जो आप देखोगे तो 2 और 3 दोनों आ रहा है, तो ये जो है हमारा अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए ये अशांत आवृत्ति दशमलव होता है। और ये दोस्तों क्या होता है कि जब इसको हम डेसिमल बदलते हैं तो कोई ना कोई वैल्यू जो है दोस्तों, जैसे मान के चलो कि हमने लिखा 0.45 और ये रिपीट होता रहता है। 0.45 के ऊपर रेकरिंग यानी कि बार का मतलब होता है कि 0.45, 45, 45 ये आता रहेगा, कभी ये कटेगा नहीं दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा 2.3 का रिपीट का मतलब कि उसके बाद 3 बार बार जो है रिपीट हो रहा है, यानी बार बार उसकी आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसको अशांत आवृत्ति कहते हैं। और ये कभी दोस्तों पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, नहीं कटेगा। तो ऐसे जो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होते और जितने नंबरों का रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार यानी कि रिपीटिंग लगा देते हैं। इसके अलावा शांत दशमलव दोस्तों आप देख सकते हो कि ये पूर्ण रूप से विभाजित हो चुका है, क्योंकि इस पर कोई रिपीट नहीं है और ये कंप्लीट पूर्णतः जो है विभाजित हो गया है। तो ऐसी संख्या शांत दशमलव होते हैं। अब दोस्तों, अपरिमेय संख्या में कौन सा दशमलव आता है? अशांत अनावृत्ति, यानी ऐसी संख्या जो कि न तो रिपीट हो और न ही पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो ऐसी संख्या जो होती है अशांत अनावृत्ति दशमलव होती है। जैसे पाई हो गया, तो पाई की वैल्यू जो है अगर आप निकालोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू जो है आपका पूर्ण रूप से विभाजित और आवृत्ति वाला नहीं मिलेगा। 3.14 अगर हम लेते हैं तो 3.14 इसकी वैल्यू नहीं होती दोस्तों, इसका आगे भी जो है आप जब निकालोगे तो चलता रहता है, यानी कि ये रिपीट भी नहीं होगा और पूर्ण रूप से विभाजित भी नहीं होगा। हम 3.14 2 अंक तक लेते हैं, 2 डिजिट तक ही लेते हैं। उस तरीके से √2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका भी अगर हम निकालेंगे तो इसका जो है एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं प्राप्त होगा, यह भी नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग होता रहेगा। उस तरीके से 3√5 है, यहाँ पे भी वैसे ही दोस्तों जैसे देख लो 0.10100 आ गया। अगर 101010 होता
तो रिपीट होता और ये हमारा अशांत आवृत्ति हो जाता। लेकिन यहाँ पे 1 0 हुआ, फिर 1 0 0 हो गया, फिर 1 और 0 0 हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये रिपीट भी नहीं कहा जाएगा और ये आगे ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। उस तरीके से 0.75 755 7555 ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों। तो ये हमारा जो है अशांत अनावृत्ति दशमलव कहलाता है। दोस्तों जो हमारा 1.1 एक्सरसाइज है उसमें हमें यूक्लिड विभाजन थ्योरम के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन थ्योरम होता क्या है? तो दोस्तों दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार हो कि a = br + q के फॉर्म में हो, जहाँ पर r की वैल्यू 0 से बड़ा बराबर और b से छोटा होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो है यूक्लिड विभाजन थ्योरम का रूल है। जैसे मान चलो कि हम कोई नंबर लेते हैं 15 और 15 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो 2 से बन जा हमारा 14 हो गया, एक शेषफल बचा दोस्तों। तो अगर हम 15 लिखें तो 2 × 7 और +1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो है हमारा जो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है यानी कि थ्योरम है। अच्छा दोस्तों अगला जो है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है, कई बार आया हुआ है कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय को लिखें। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है दोस्तों? कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा वह गुणनखंड अद्वितीय होता है। जैसे दोस्तों कोई अभाज्य संख्या लेते हैं, जैसे मान लो कि हमने ले लिया 12 ले लिया, तो जब 12 का फैक्टर करेंगे दोस्तों तो 2 से पहले इसको करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आएगा। यानी कि दोस्तों देखो 2 2 और 3 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर ये 2 और 3 आप लोग जानते हो कि ये जो है अभाज्य संख्याएं होती है। आप लोगों को मालूम होगा कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके सिर्फ एक और उस स्वयं से ही वो विभाजित होता है और किसी संख्याओं से विभाजित नहीं होता। तो हमने देखा दोस्तों कि ये भाज्य संख्या को हमने क्या कर दिया कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया और ये गुणनखंड जो है अद्वितीय है, यानी कि इसका और कोई और नंबर इसके साथ जो है गुणनखंड के रूप में नहीं हो सकता। तो ये हमारा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है जिसका आगे हमें क्वेश्चन में यूज़ करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों हमारे दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिसका यूज़ करके हम 1.1 और 1.2 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1। दोस्तों हमारा 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। कौन सी विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से। दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि यूक्लिड विभाजन जो थ्योरम होता है A = BQ + R के फॉर्म में होता है, जहाँ पर R जो है 0 से बड़ा और बराबर और B से छोटा होता है। दोस्तों पहला हमारा क्वेश्चन है 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है, 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम पहले क्वेश्चन में करते हैं, इन दोनों में पहले देखते हैं कि दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो देखते हैं दोस्तों कि 225 जो है 135 से बड़ी है। तो जो बड़ी संख्या होती है वो लेफ्ट साइड लेते हैं और छोटी संख्या को हम राइट साइड लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं कि इसकी कितनी बार हम मल्टीप्लाई करें कि इससे अधिक ना हो, इसके बराबर हो या इससे कम हो। जैसे हम भाग देते हैं, या फिर अगर आपको दोस्तों कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अलग से इसको रफ पे भाग भी दे सकते हो। जैसे आपको बता देता हूँ, 225 और 135 को भाग देंगे। तो दोस्तों जब 2 से गुणा करते हैं, अगर 135 में 2 से गुणा करते हैं तो हमारा 270 हो जाता है, जो कि इससे अधिक है। यानी कि हम एक बार में लेंगे, डिवाइड में तो हम ऐसे ही करते हैं ना। तो 135 करेंगे और यहाँ पर हमारा जो शेषफल बचेगा 0 और ये हो गया 9, यानी कि 90 बच गया दोस्तों। तो यही हमें लिखना है। तो 135 हमारा जो है भाजक गुना भागफल यानी 1 और प्लस शेषफल यानी कि हमारा 90। आपने ये चीज़ पढ़ा होगा दोस्तों कि जो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल है, आप उसको भी ध्यान में रख सकते हो। आपको यहाँ पे नोट करवा देता हूँ कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल होता है, ये आपने पढ़ा होगा दोस्तों। तो यहाँ पर भाज्य हमारा क्या है 225, तो 225 बराबर
ये हो गया भाजक 135, भाग का फल क्या प्राप्त हुआ 1 और शेषफल कितना प्राप्त हो गया 90। तो इस तरीके से दोस्तों हमने लिख लिया। अब इसमें जो 135 है इसको हम यहाँ पर लाएंगे और जो शेषफल बचा हुआ है ये यहाँ लाएंगे और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पर कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि 90 को यहाँ लिखना है और 135 जो है यानी ये जो भाजक है इसको यहाँ पे रखेंगे और फिर भाग देंगे। तो अगर 90 का 2 से गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा जो कि 135 से अधिक है। तो सिर्फ एक ही बार में ये जा सकता है अभी। तो इसको 90 लेंगे, यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 45। तो इसको फिर लिख लेते हैं 90 गुणा भागफल हमारा 1 है और शेषफल क्या हो गया दोस्तों 45। अब दोस्तों देखते हैं अगली बार अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो जब तक नहीं आएगा हमें करना है 90 को यहाँ लिखेंगे और 45 को यहाँ पे लिखेंगे। अब आप देखोगे दोस्तों कि 45 का 2 बार हम टेबल पढ़ते हैं तो 90 हो जाता है और शेषफल हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे करके देख लेते हैं 45 और ये 90 यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। तो 2 बार में हमारा हो गया 90 और शेषफल आपका हो गया दोस्तों 0 प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे पास शेषफल जब 0 प्राप्त हो जाता है और लास्ट में जो भी भाजक होता है, यहाँ भाजक हमारा दोस्तों क्या है, भाजक जो है 45 है, इसलिए जो 135 और 225 का जो HCF हम निकाल रहे थे वो HCF क्या हो जाएगा दोस्तों 45। यह हमारा हो गया आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं करके इसमें। दोस्तों दूसरा जो हमारा इसका क्वेश्चन है 196 और 38,220 का हमें HCF निकालना है। तो इस दोनों में दोस्तों ये बड़ा कौन है, तो 38,220 जो है हमारा बड़ा है। आप इसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ये वाली बात है। तो मैंने क्या कहा था कि जो बड़ी वाली संख्या इसको यहाँ पर रखना है और छोटी वाली संख्या को यहाँ पर लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसका टेबल पढ़ेंगे ताकि इसके बराबर हो जाए या फिर इससे कम हो जाए, और ना आए तो दोस्तों इसको भी रब पर हम क्या करेंगे उसी तरीके से डिवाइड करेंगे। दोस्तों अगर हम इसको 2 बार में ले जाते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार में ले जाते हैं, क्योंकि अगर आप 2 से इसको गुणा करते हो 196 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 से 12, 2 9 18 और 1 19 और 2 और 1 3, जो कि 382 या अधिक हो जाएगा, इसलिए 1 बार में ही जाएगा। तो 196 करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 6 नहीं जाता, कैरी करेंगे, 12 में से 6 गया 6 हो गया, 7 में से 9 नहीं जाएगा तो 1 कैरी करेंगे 17। तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा 9 8 17। उसके बाद 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों 2 आपका ऊपर से आएगा, तो अब इसको फिर करेंगे तो ये दोस्तों आपका 9 बार में जाएगा। 9 से गुणा करते, 9 6 54, 9 9 81 और 5 86 और 9 9 8 17। तो इस तरीके से दोस्तों क्या आ गया, इसको जब माइनस करेंगे तो 2 में से 4 आपका माइनस होगा, तो यहाँ पर नहीं होगा तो इसको कैरी करेंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद 5 में से 6 नहीं जाएगा तो ये कैरी करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा। उसके बाद दोस्तों 7 में 7 गया 0 और 0, फिर आपका ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों ये जो है आपका 5 बार में चला जाएगा, तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 होगा 30, 5 9 45 और 3 48 और 5 और 4 9 हो जाता है दोस्तों, और ये आपका पूरा कट जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो कि शेषफल जो है 0 आ गया। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अभी मैंने कहा दोस्तों कि आप ये भी अपना मेथड याद कर सकते हो, भाज्य यानी कि 38,220 बराबर भाजक यानी 196 और गुणा भागफल क्या दोस्तों 195। तो 195
और शेषफल का क्या प्राप्त हुआ था दोस्तों, तो अंत तक हमारा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो कोई शेषफल नहीं है, जब तक से पूरा हम प्रोसेस नहीं लेते हैं तब तक हमारा शेषफल नहीं प्राप्त होता। शेषफल हमारा यहाँ पर है दोस्तों, तो शेषफल क्या प्राप्त हो गया, 0, यानी एक ही बार में ये जो है 38,220 196 से 195 टाइम्स में कट गया। तो लास्ट टाइम में जो हमारा भाजक है दोस्तों क्या है, यह हमारा भाजक है 196, इसलिए दोस्तों हमारा जो इनका HCF होगा 196 और 38,220 का HCF बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 196। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन तीसरा जो है 867 और 255 का है। दोस्तों इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आपको मालूम है 867 जो है 255 से बड़ा होता है, तो जो बड़ी संख्या है उसको हम यहाँ लेंगे और छोटी संख्या को यहाँ पे लेंगे। अब उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, रफ पे अगर ना हमें मालूम चले कितनी बार में जाएगा तो यहाँ पर हम प्रोसेस ले सकते हैं। दोस्तों ये 3 बार में चला जाएगा, 4 बार में अधिक हो जाएगा, तो 5 से 15, 5 से 15 और 1 16, 3 में 6 और 1 7, माइनस करेंगे, 7 में से 5 गया 2, 0 और ये 1, तो 102 आ जाएगा दोस्तों। तो हम इसको ऐसे ही करेंगे, 255 भाजक गुना भागफल यानी मल्टीप्लाई 3 और शेषफल हो गया 102। अब दोस्तों इसमें जो है ये अभी 0 हमारा शेषफल नहीं आया, तो आगे प्रोसेस पर आएंगे, तो 255 को हम यहाँ लिखेंगे और 102 को हम यहाँ लिखेंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों 2 बार में ये जो 204 हो जाएगा, आप यहाँ भी कर लो ऐसे, लेकिन ये दोस्तों रफ पे ही होगा। आपको क्वेश्चन का मेन जो सॉल्यूशन ये है, क्योंकि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम करें, ये आपके हेल्प के लिए मैं बता रहा हूँ। आपको ऐसे अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, बाकी आप ऐसे रफ पे करना। तो इसको 2 बार में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 204 और यहाँ पर दोस्तों आपका बचेगा 51। तो इसको फिर हम क्या करें, 102 गुना 2 और प्लस 51। अब दोस्तों अभी भी 0 नहीं आया शेषफल हमारा, तो फिर हम 102 यहाँ पे लिखेंगे और 51 हम यहाँ लिखेंगे। तो दोस्तों 51 का जब 2 बार हम टेबल पढ़ते हैं तो जो है 102 हमारा आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे शेषफल जो है 0 प्राप्त हो गया, यानी 51 मल्टीप्लाई 2 और रिमाइंडर हो गया, शेषफल हमारा जो दोस्तों हो गया 0 हो गया। तो इस तरीके से जब रिमाइंडर 0 प्राप्त हो गया तो लास्ट टाइम जो हमारा भाजक है वो क्या है, 51 है, इसलिए 867 और 255 का HCF दोस्तों क्या हो जाएगा, 51। मुझे ख्याल से दोस्तों ये समझ में आ गया होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे करेंगे। इसको बार बार अगर समझ में ना आया तो देखना, बहुत इजी है दोस्तों। आप डायरेक्ट अगर ऐसे करना चाहते हो कर सकते हो तो कर लो, अगर नहीं हो पा रहा है, मुश्किल हो पा रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई और शेषफल देखने में, तो आप इसको रफ पे इस तरीके से करके और इसको ये जो फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, उसको अप्लाई करते हुए आपको जाना है तब तक जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए। और जब 0 आ जाता है तो उस टाइम में आपको देखना होता है कि आपका भाजक क्या है, और जो भाजक होता है वही वो दोनों संख्याओं का क्या होता है, HCF होता है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम संख्या आपको मालूम होगा दोस्तों, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजन ना हो, यानी कि 2 से अगर हम उसको भाग दें तो शेषफल 1 बच जाता है। तो ऐसी संख्या जिसका जो दोस्तों ये दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो दोस्तों चलिए करते हैं। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर, देखो दोस्तों 6 है यहाँ पे, तो हम 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एल्गोरिथम हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दोस्तों हमने पढ़ा है कि a बराबर BQ + R होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें तो हमारा R
r जो है 0 से बड़ा, बराबर और 6 से छोटा है, यानी कि r इजकल टू हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसको पुट करते हैं तो a इजकल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, बी क्यू। बी हमारा 6 है, यानी 6 क्यू, और प्लस r के जगह पे अगर हम 0 लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, तो उस तरीके से हमारा आ जाएगा, यानी कि 6 क्यू प्लस 0, यानी इसको हम कह सकते हैं 6 क्यू। उसी तरीके से दोस्तों 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5 तक हम ले सकते हैं, क्योंकि r की वैल्यू 0 से 5 तक है। तो ये दोस्तों a का मान हम ले सकते हैं। तो हम अलग अलग केस में देखते हैं। हमारा केस 1 क्या है, जब a इजकल टू 6 क्यू प्लस 1। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि 6 क्यू जो है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 3 क्यू होता है, लेकिन रिमाइंडर 1 बच जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर 2 और 3 क्यू को हम k1 मान लेते हैं। k1 क्या है दोस्तों, एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। और k1 बराबर क्या दोस्तों हमने माना है, 3 क्यू। उस तरीके से केस 2 देखते हैं दोस्तों, जब a बराबर 6 क्यू प्लस 3 है दोस्तों। तो इसको दोस्तों लिख सकते हैं 6 क्यू प्लस 2 प्लस 1। आपको ध्यान रखना है कि विषम संख्या में क्या होता है, 2 से विभाज्य के अलावा एक शेषफल बच जाता है, तो इसलिए हमने 3 को 2 प्लस 1 कर दिया दोस्तों। अब देखो इनमें कॉमन क्या हम ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए तो हमारे पास 3 क्यू प्लस 1 यहाँ पे बच गया, और ये 1 को अलग छोड़ देंगे दोस्तों। अब इसको भी हम कोई वैल्यू मान लेते हैं, यानी k2 ले लेते हैं इसको, और यहाँ पर हमारा 1 है दोस्तों। k2 क्या है, उस तरीके से k2 एक धनात्मक पूर्णांक है, और k2 हमने क्या माना है दोस्तों, 3 क्यू प्लस 1 के रूप में माना है। उस तरीके से केस 3 देखते हैं दोस्तों, जब a बराबर 6 क्यू प्लस 5। तो इसको भी वैसे ही करेंगे दोस्तों, 6 क्यू प्लस 4 प्लस 1, क्योंकि 1 हमें चाहिए, क्योंकि विषम संख्या में 1 जो है 2 से डिवाइड करने के बाद में 1 शेषफल बच ही जाता है। तो इसमें दोस्तों हम क्या एलसीएम ले सकते हैं, इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, 2। यहाँ पर हमारा दोस्तों 3 क्यू प्लस 2 हो गया, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। जब हम कॉमन लेंगे 2 तो, और शेषफल हमारा यानी रिमाइंडर 1 बच गया। इसको भी हम कुछ मान लेते हैं दोस्तों, इसको k3 मान लेते हैं, जहाँ k3 क्या है दोस्तों, एक धनात्मक पूर्णांक है, और k3 बराबर 3 क्यू प्लस 2। दोस्तों हमने तीनों कंडीशन में यही देखा कि जब हमने a बराबर 6 क्यू प्लस 1 लिया था, तो यहाँ पर हमारा 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद, 2 का गुणज k1 होने के बाद भी हमारा 1 शेषफल बचता है। अगर 2k होता तो हम दोस्तों जानते हैं कि सम संख्या जो होता है 2n के रूप में होता है, लेकिन जो विषम संख्या होता है हमारा 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 के रूप में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 जो है हमारा शेषफल बच ही जाता है। इस केस में भी वही हुआ, हमारा 2 का मल्टीपल k2 होने के बाद में 1 शेषफल बच गया, और तीसरे केस में भी ऐसे हुआ कि 2 का k3 मल्टीपल होने के बाद एक शेषफल बच ही गया। तो दोस्तों हम तीनों केस में क्या देख रहे हैं कि हमारा जो है पूर्ण रूप से ये 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, शेषफल एक बच ही जा रहा है, और विषम संख्या यही तो होता है जो 2 से विभाजित ना हो। तो दोस्तों अंत में हम क्या लिखेंगे, तीनों केस से हमें यह ज्ञात होता है कि ये पूर्ण रूप से 2 से विभाज्य नहीं है, अतः कोई भी
धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। अच्छा दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमने तो ये कर लिया, हमने तो 6q जो हमने लिया था यहाँ पे, हमने 6q तो लिया नहीं, 6q + 2 लिया नहीं, 6q + 4 लिया नहीं, इसको लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आखिर हमने इसको क्यों नहीं लिया। अगर आप 6q लेते दोस्तों तो 6q क्या हो जाता, 2 × 3q। और दोस्तों जो हमारा सम संख्या होता है वो 2n के फॉर्म में ही होता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो है शेषफल एक नहीं बच पा रहा है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाता है, सम संख्या होता है। और क्वेश्चन में तो इसका जिक्र भी नहीं है कि हम मतलब 6q को भी विषम पूर्णांक के रूप में लिख सकते, क्योंकि ये विषम होगा ही नहीं है, तो सम हो जाएगा दोस्तों। 6q + 2 भी अगर लेते हम तो इसमें भी 2 कॉमन हो जाता, और यहाँ पे 3q + 1 हो जाता दोस्तों, तो यहाँ पर भी 2n का फॉर्म आ जाता। तो इसलिए दोस्तों हमें ज़रूरत नहीं है, हम 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 को तीनों केस लेकर और हम यहाँ पर प्रूफ कर देंगे कि ये जो है विषम फॉर्म में है, यानी विषम पूर्णांक है। और विषम पूर्णांक को हम 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बतानी है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको ज्ञात करने के लिए हमें इन जो 2 नंबर है उनका क्या करना होगा, HCF निकालना होगा। तो दोस्तों स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए 616 और 32 का HCF ज्ञात करना है। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे दोस्तों। 616 = 32 मल्टीप्लाई, दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको एक बार डिवाइड कर लेते हैं रफ पर। 1 तो ये दोस्तों हमारा 19 जो है भागफल आ जाएगा और शेषफल हो जाएगा 8। फिर दोस्तों जैसे हमने भी पिछले क्वेश्चन में किया था, 32 को यहाँ पे रखेंगे, 8 यहाँ रखेंगे, तो 8 का टेबल 4 बार दोस्तों पढ़ेंगे तो हमारा 32 हो जाएगा और शेषफल जो है 0 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर भाजक हमारा क्या प्राप्त हुआ है, भाजक बराबर 8 है, तो इसलिए HCF क्या हो जाएगा दोस्तों, HCF हमारा 8 हो जाएगा। यानी कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। मेरे ख्याल से दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल आसान था। 616 और 32 का HCF निकाल लेना है। आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भी प्रयोग कर सकते हैं, या अगले एक्सरसाइज में 1.2 में आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि भी सिखाऊंगा, उस मेथड से भी आप इसको कर सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। लेकिन 1.1 का क्वेश्चन है तो एल्गोरिथम विभाजन विधि अभी आप पढ़े हो दोस्तों, तो इसलिए हम उसी मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के 1+ के रूप में होता है। दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैसे ही माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है
और b बराबर 3। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है दोस्तों, a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर q इज ग्रेटर इक्वल देन 0 और r क्या हो सकता है दोस्तों, r की वैल्यू 0 से बड़ा, बराबर और 3 से छोटा, यानी r बराबर हम 0, 1, 2 और 3 नहीं ले सकते, 0, 1 और 2 तक ले सकते हैं क्योंकि 3 से छोटा होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें भी हम अलग अलग केस लेंगे, तो चलिए लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं केस 1। तो केस 1 में जब हम लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर जब हम b की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमारा दोस्तों हो जाएगा 3q, और यहाँ पे r की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो 3q हो जाएगा। फिर ये दोस्तों हो जाएगा 3q प्लस 1 जब 1 रखेंगे, और 3q प्लस 2 हो जाएगा। तो हमारे पास 3 केस आ सकता है। तो यहाँ पे पहला केस लेंगे a बराबर 3q। अब दोस्तों देखो क्या लिखा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वर्ग करना है। दोस्तों वर्ग करते हैं, a स्क्वायर इजकल टू 3q का होल स्क्वायर, और 3q का होल स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर। और दोस्तों 9q का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा, इसको हमें 3m के फॉर्म में देख सकते हैं, तो 3 इंटू 3 लिख देंगे। 3 इंटू 3 क्या होता है दोस्तों, 9 होता है, और इसको क्यू स्क्वायर लिख देंगे। अब दोस्तों 3q स्क्वायर को हम पुट कर लेते हैं k1, ठीक है दोस्तों, जहाँ k1 भी ले सकते हो दोस्तों, m भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ k1 एक धनात्मक पूर्णांक है, k1 इक्वल टू 3q स्क्वायर। उस तरीके से दोस्तों दूसरा केस हम लेते हैं, केस 2, a इक्वल टू 3q प्लस 1। तो दोस्तों a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोस्तों a प्लस b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3q इंटू 1 और प्लस b स्क्वायर। दोस्तों ये हो जाए आपका 9q स्क्वायर प्लस 3 टू 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे 3m प्लस 1 भी है, तो यहाँ पर प्लस 1 हमें मिल रहा है, यानी कि इनमें हमें क्या करना है, 3 कॉमन ले लेना है। तो 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ 3 3 जा 9 होता है, तो 3q स्क्वायर, और यहाँ पर q हो गया, और हमारे पास जो है 1 बच गया। इसको ही दोस्तों कुछ मान लेते हैं, जैसे हमने मान लिया k2, इसको k2 मान लिए, और प्लस 1, जहाँ पर दोस्तों k2 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, और k बराबर क्या हमने लिया है दोस्तों, k2 इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q लिया है। उस तरीके से दोस्तों तीसरा केस देखते हैं। हमारे पास दोस्तों केस तीसरा है, जब a इक्वल टू 3q प्लस 2, यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो a स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर करेंगे, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3q इंटू 2 और प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो दोस्तों 9q स्क्वायर और 2 3 जा 6, 2 जा 12, 3 6 दिन 12q हो जाएगा दोस्तों, और 2 का स्क्वायर होता है 4। दोस्तों यहाँ पे हमें 3m प्लस 1 ले सकते हैं, कैसे, तो 9q स्क्वायर प्लस 12q और 3 प्लस 1। अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। दोस्तों यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12 होता है, तो 4q, और यहाँ पर 3 1 जा 3 होता है, और रिमाइंडर आपका 1 बच गया। दोस्तों यहाँ पर हमारा हो जाए 3k3 प्लस 1। दोस्तों यहाँ पर भी क्या है कि जहाँ k3 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, और k3 बराबर हमने क्या लिया है दोस्तों, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1।
दोस्तों तीनों केस में हम दे सकते हैं कि हमारे पास देखो K1 यानी 3m के रूप में यहाँ पर है 3K1 3m, और यहाँ 3m+1, और यहाँ पर भी दोस्तों 3m+1 है, यानी कि या तो 3m आया है या फिर 3m+1 के रूप में आया है। तो इन तीनों केस से हम क्या साबित किए दोस्तों कि कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक होता है उसका वर्ग जो है m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यही बात हम दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे। तीनों केस से यह ज्ञात होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो दोस्तों मान लेंगे, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b = 3, क्योंकि 3m दोस्तों यहाँ पे है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर लेंगे तो हमारा यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम a = bq + r। पहले मैंने बता रखा है आपको, जहाँ q जो है 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है, और r की वैल्यू यहाँ पर 0 से मतलब 0 से बड़ा और बराबर और 3 से छोटा है, यानी कि r की वैल्यू हम 0, 1 और 2 ले सकते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पर जब हम r की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास a = 3q, जब 0 लेंगे तो 1 लेंगे तो 3q + 1 और 2 लेंगे तो 3q + 2 हो जाता है। 3 केस है दोस्तों। तीनों केस का हम क्या करेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम दोस्तों यहाँ पर वर्ग करेंगे। तो हमने दोस्तों वर्ग किया a² = 3q का होल स्क्वायर यानी 9q², 3 × 3q का होल स्क्वायर हो गया, इसको 3 × 3 = 9 कर सकते हैं क्योंकि हमें 3m चाहिए, तो यहाँ पर 3 और इसको मान लिया K1, आप m भी ले सकते हो दोस्तों। तो जहाँ K1 एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है, और K1 = क्या हमने लिया है दोस्तों 3q²। केस 2 में भी ऐसे ही करना है, a = 3q + 1, तो a² = 3q + 1 का होल स्क्वायर यानी 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 × 3q × 1 और प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर। दोस्तों ये हो गया 9q², ये हो गया 6q और ये +1। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दिख रहा है कि +1 यानी 3m+1 के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 कॉमन ले लिया, तो 3 × 3 = 9q² और 3 × 2 = 6 हो जाता है q, और यहाँ पर +1 हो गया। इसमें भी हमने इस पूरे को वैल्यू को मान लिया K2, जहाँ K2 क्या है धनात्मक पूर्णांक है, और K2 की वैल्यू ये जो हमने माना है। उस तरीके से केस 3 भी करेंगे दोस्तों, a = 3q + 2, तो a² = 3q + 2 का स्क्वायर हो गया। दोस्तों इसका स्क्वायर करेंगे, 3q का होल स्क्वायर होता है आपका 9q² + 2ab मतलब 2 × 3q × 2 यानी 2ab + b² 2 का होल स्क्वायर। तो आप देखो दोस्तों 9q² प्लस यहाँ पर 12q और प्लस 2 × 2 = 4 हो गया। यहाँ पर दोस्तों 4 हमें 4 तो यहाँ पे है नहीं, 1 है, तो हम 3 + 1 लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है इन तीनों में 3 कॉमन ले लिए क्योंकि 3 चाहिए हमें, तो 3 × 3q² + 4q + 1 हो गया दोस्तों, और +1 हो गया। तो 3 और इसको हमने क्या किया K3 कर दिया, मान लिया, और +1, जहाँ K3 एक धनात्मक पूर्णांक है और K3 = 3q² + 4q + 1। तीनों केस में हमने यही देखा दोस्तों कि हम या तो इन संख्याओं को जो है इनका स्क्वायर को वर्ग को या तो 3m या 3m+1 के रूप में ही लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख देंगे। तीनों केस से ज्ञात होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में ही लिखा जा सकता है। तो m के लिए यहाँ पर दोस्तों m के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पे दोस्तों धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर लेना, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है यानी क्यूब जो होता है वो 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो दोस्तों इसको भी पिछले क्वेश्चन की तरह हम मान लेंगे, माना कि
माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और b इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों 3। तो दोस्तों जो हमारा यूक्लिड विभाजन जो थ्योरम है दोस्तों का प्रयोग करने पर, दोस्तों यूक्लिड विभाजन थ्योरम आपको बता रखा है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल देन क्यू इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 और आर की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी 0 से लेकर 0 से बड़ा और बराबर और 3 से छोटा, यानी कि हम r बराबर क्या ले सकते हैं दोस्तों 0, 1 और 2 ले सकते हैं। तो जब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो a बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, जब r बराबर 0 होगा तो b की वैल्यू जब रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 3q, और जब 1 लेंगे तो 3q प्लस 1 हो जाएगा दोस्तों, और जब 2 लेंगे तो 3q प्लस 2 हो जाएगा दोस्तों। तो अब यहाँ पर भी दोस्तों हमारा 3 केस बनता है, तीनों केस को हम एक एक करके क्या करेंगे घन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं केस 1 लेते हैं दोस्तों, जब a इक्वल टू 3q, तो घन करना है दोनों तरफ, क्योंकि घन लिखा हुआ है दोस्तों इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में वर्ग लिखा था। तो जब वर्ग का आ जाए तो आप वर्ग करना, जब घन का आ जाए तो घन करना दोस्तों। घन का मतलब क्यूब होता है, तो a का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर हमारा दोस्तों 3q का क्यूब हो जाएगा, और 3q का क्यूब जो होगा आपका दोस्तों 27q क्यूब हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान रखना है 9 का फॉर्मेट है, तो हम यहाँ पर 9 ही कॉमन लेंगे, ऐसा करेंगे तो 9 3 जा 27 होता है, और इसको दोस्तों मान लेंगे 3q को k1, पिछले की तरह k1 भी मान सकते हो दोस्तों, m भी मान सकते हो, जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है और m इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों 3q क्यूब। उस तरीके से दोस्तों केस 2 लेंगे, इसमें दोस्तों हमारा 9m का फॉर्मेट आ गया है। दूसरा लेंगे जब a इक्वल टू 3q प्लस 1, दोस्तों यहाँ पर भी क्यूब करेंगे, a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब। अब दोस्तों एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों कि a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, या इसको पहले 3a² भी लिख लेते हैं, 3a² भी प्लस 3ab² और प्लस बी क्यूब। ये 9th में दोस्तों आपने पढ़ा होगा, तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब यानी a क्यूब यानी 3q का क्यूब प्लस बी क्यूब बाद में लिख लेंगे दोस्तों, 3a² भी ले लेते हैं, 3a² और b और प्लस 3ab² यानी 3 × 3q 1 का स्क्वायर और प्लस बी क्यूब यानी कि 1 का क्यूब। दोस्तों यहाँ पर आ गया आपका 27q क्यूब। देखो यहाँ पे दोस्तों 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 q का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आ जाता है। यहाँ पे दोस्तों 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 1 को फिर 3q से मल्टीप्लाई करें तो 3q हो गया, और 3q को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9q हो जाएगा। अब फिर 1 का क्यूब 1 होता है दोस्तों, हमें 9m प्लस 1 एक चाहिए, तो देखो 1 आ गया, तो दोस्तों क्या हम इनमें 9 कॉमन ले सकते हैं, तो देखो दोस्तों 9 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर आ गया 3q का क्यूब प्लस यहाँ पर हो गया 3q का स्क्वायर, और यहाँ पर दोस्तों हो गया क्यूब और यहाँ पर 1। अब इसको दोस्तों मान लेते हैं हम 9m प्लस 1। यहाँ पर हम दोस्तों क्या ले लेते हैं, सेम वही चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर जहाँ m इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर और प्लस q हो गया दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं हम केस 3 की ओर। तो अगला हमारा दोस्तों केस थर्ड क्या है दोस्तों, a इक्वल टू 3q प्लस 2, a इक्वल टू 3q प्लस 2 है दोस्तों ये रहा। तो हम इसका भी क्यूब करेंगे, तो a का क्यूब यहाँ पर दोस्तों हो गया 3q प्लस 2 का होल क्यूब। दोस्तों
यहाँ पर क्यूब करेंगे तो फिर वापस वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² और प्लस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब। दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका 27 क्यूब। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 3 27 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27 दूनी 54 और क्यू का स्क्वायर हो गया दोस्तों। 3 3 9 होता है और 9 4 36 हो जाएगा, 36 क्यूब और 2 के पावर क्यूब करोगे यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 गुना 2 4 और 4 गुना 2 कितना होता है 8 होता है। और दोस्तों यहाँ पर हमें क्या लेना है 8 तो चाहिए, तो दोस्तों हम क्या यहाँ पर 9 कॉमन ले सकते हैं, जो 9 हमें चाहिए तो ले सकते हैं। तो 9 कॉमन लेंगे तो 3 क्यू का क्यू हो जाएगा, यहाँ पे 6 क्यू स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों 4 क्यू हो जाएगा, राइट। अब इसको भी दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम 9m प्लस 8 कर लेते हैं, जहाँ m बराबर क्या हो गया दोस्तों 3q³ प्लस 6q स्क्वायर और प्लस 4q। दोस्तों यहाँ भी हमने देखा कि तीनों केस में हमने देखा कि जब इनका क्यूब किया, घन किया, तो यहाँ पर या तो 9m आया या 9m प्लस 1 आया या 9m प्लस 8 के रूप में आया, और यही तो हमें प्रूफ करना था दोस्तों। तो इसलिए हम यहाँ पर अब फाइनली लिखेंगे अतः तीनों केस से हमें यह ज्ञात होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। दोस्तों इस तरीके से आपने यहाँ पर दोस्तों मिट गया है, मैं फिर से लिख देता हूँ, नोट कर लेना। इसको दोस्तों पॉज करके अपना नोट कर लिया करना, अपना एक अच्छा सा बियर कॉपी तैयार करना ताकि आगे रिवीजन में काम आएगा। दोस्तों आई होप आपको 1.1 का ये जितने भी क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों नहीं समझ में आया होगा फिर से इसको रिपीट देखना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला एक्सरसाइज हमारा दोस्तों होगा 1.2। जय हिंद दोस्तों।